हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और आज हम फिर से रिलेशंस को प्यार करने वाले हैं। आज हम क्लास 12th का जो रिलेशंस चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। तो रिलेशंस चैप्टर आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो अगर आपने क्लास 11th में रिलेशंस चैप्टर को अच्छे से समझा है तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको काम आने वाली है। तो क्लास 11th के रिलेशंस में हम क्या क्या समझते हैं कि रिलेशंस होता क्या है, रिलेशंस को हम लिखते कैसे हैं, फिर डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है ये भी हम वहाँ पे समझते हैं। फिर इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है ये भी हम क्लास 11th के रिलेशंस में समझते हैं। अब हम क्लास 12th के जो रिलेशंस है उसमें हम क्या समझेंगे। तो क्लास 12th का जो रिलेशन है उसमें हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर आपने क्लास 11th का रिलेशन चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है तो आई बटन पर लिंक है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। और अगर आपने अच्छे से समझ रखा है क्लास 11th के रिलेशंस को तो आगे आप लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। तो क्लास 11th में हमने समझा था कि रिलेशंस होता क्या है, रिलेशंस को हम लिखते कैसे हैं। तो रिलेशंस क्या है, रिलेशंस एक सेट ही है, लेकिन हम इसमें एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। और अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है ये भी हमने क्या किया था, क्लास 11th में समझा था। ठीक है, तो सपोज हम एक रिलेशन आर ले लेते हैं। ठीक है, हम एक रिलेशन आर ले लेते हैं और एलिमेंट्स क्या है, एक 1 और 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर है, 3 और 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर है और 1 और 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर है। हमने एक रिलेशन आर ले लिया। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर में जो कंपोनेंट है, जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर में 1 और 2 क्या है, कंपोनेंट है। तो रिलेशन में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 3 इज रिलेटेड टू 2। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 1 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, सेट होता है। और इसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्लास 11th में हमने ये समझा था। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हमारा फर्स्ट टाइप है द एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशंस। जिस प्रकार हमने सेट चैप्टर में पढ़ा था एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते थे, नल सेट भी कहते थे। तो यहाँ भी हम एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन कह सकते हैं, वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, मतलब कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना बने। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स, तो वो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक सेट ए ले लिया। ठीक है, एलिमेंट्स है 1 2 3 4। हमने एक सेट ए ले लिया 1 2 3 4। सपोज हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया ऑन द सेट ए। ठीक है, तो हम लिखते कैसे हैं, हमने क्लास 11th में समझा था कि अगर कोई सेट, ठीक है, हम लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं ऑन द सेट ए। तो हम ऐसे लिखेंगे, रिलेशन आर सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए, है ना। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन आर में, ठीक है, दोनों क्या होगा, सेट ए का ही एलिमेंट्स होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज एक आर डेस रिलेशन डिफाइन कर किए हम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आर डेस में, फर्स्ट वाला एलिमेंट होता था सेट ए का एलिमेंट, सेकेंड वाला एलिमेंट होता था सेट बी का एलिमेंट। क्लास 11th में हमने समझा था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं ऑन द सेट ए। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट क्या होगा, सेट ए का ही होगा। लेकिन एम्प्टी रिलेशन कब होगा, जब सेट ए का एक भी एलिमेंट
सेट ए का एक भी एलिमेंट किसी के साथ क्या हो, रिलेशन में ना हो, कि मतलब कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ना बने। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे कि सपोज एक रिलेशन आर हम डिफाइन करेंगे, इसमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो वाले एक्स कोमा वाई आएंगे, सच दैट कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि x माइनस वाई जो होगा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होगा। x माइनस वाई क्या होगा, इक्वल टू 10 होगा, जहाँ पे x और y क्या है, x एंड y क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, सेट A है, मतलब कि x और y सेट A का ही एलिमेंट है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे x की और y की हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले लो, इक्वल टू 10 नहीं आएगा। अगर हम x की वैल्यू 4 भी ले लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, एक सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे और एक सबसे छोटा नंबर लेंगे, फिर भी अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने वाला इस रिलेशन R में, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला। तो ये हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा। इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे जिस प्रकार एम्प्टी सेट को लिखते थे। ठीक है, या फिर हम 5 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन को। और एक हम एग्जांपल से समझते हैं। सेट हमारा यही है सपोज, ठीक है, हमारा सेट यही है। हमने एक आरडेस रिलेशन डिफाइन किया है, इसमें वो वाले ए कोमा बी आएंगे। ठीक है, इसमें वो वाले ए कोमा बी आएंगे सच दैट अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि ए बी करेंगे, तो क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जहां पे ए एंड बी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो बताओ ऐसा कोई भी नंबर है क्या, ए और बी कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, ग्रेटर देन 0 आने वाला है। ठीक है, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनने वाला, ना इक्वल टू 0 आने वाला। तो ये भी हमारा क्या है, आरडेस हमारा यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। यहाँ क्या है, आरडेस एक एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन हम क्लियर समझ लिए, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अगर हमने एक सेट ए ले लिया, अगर हम एम्प्टी रिलेशन डिफाइन करना हो ऑन द सेट ए, तो कब होगा, जब सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, मतलब कि कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन हमने समझ लिया। एम्प्टी रिलेशन जो होता है ये स्मॉलेस्ट रिलेशन हम कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला। तो एम्प्टी रिलेशन हमने सेट चैप्टर में पढ़ा था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एम्प्टी रिलेशन होगा ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट किसका होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा जो सेकंड टाइप है, हमारा सेकंड टाइप जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन हमारा सेकंड टाइप क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन। ठीक है, सपोज हमने एक सेट ए ले लिया, हमने एग्जांपल से फिर समझते हैं। 1 2 3 4 क्या है, एलिमेंट है। यूनिवर्सल रिलेशन अगर हमें डिफाइन करना हो ऑन द सेट ए, सपोज हमने एक आर रिलेशन डिफाइन किया ऑन द सेट ए। ठीक है, सपोज हमने एक आर रिलेशन डिफाइन किया है ऑन द सेट ए। ये आर रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा,
जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाए, रिलेशन में हो जाए, रिलेटेड हो जाए, तो वो रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए होगा। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में हो, तो हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, जैसे हम, ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सपोज हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है, सपोज हम एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं, इसमें वो वाले x, y आएंगे सच दैट अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि x, y करेंगे, तो ये ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, ये क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, एंड और x एंड y जो है ये क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए है, मतलब कि सेट ए के एलिमेंट्स को हम क्या कह दिए, x और y। तो अगर हम x, y करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ग्रेटर देन 0, तो x और y की हम कुछ भी वैल्यू ले लें सेट ए में से, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या होगा, सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है ऑन द सेट ए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिलेशन आर है, ये हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के ही बराबर होने वाला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 11th का रिलेशन अच्छे से समझा है तो ये आपको समझ में आएगा कि देखो ये जो रिलेशन आर है ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन कब हम कहेंगे, जब सेट ए का सारा एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो। क्या है कंडीशन, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम सेट ए में से एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले लें, ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब कि हर एक एलिमेंट हर एक के साथ क्या है, रिलेशन में है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन जो रिलेशन होगा ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ही आने वाला है। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ही आने वाला है। तो यहाँ से एक हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि सपोज एक सेट ए है, तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम यूनिवर्सल रिलेशन को लार्जेस्ट रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया, एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया। एम्प्टी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, रिलेशन में होगा। ठीक है, एक है सबसे छोटा रिलेशन, एक है सबसे बड़ा रिलेशन। ठीक है, कभी कभी हम एम्प्टी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ट्रिवियल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं, मतलब कि इन दोनों की इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी और टाइप्स जो हम पढ़ने वाले हैं अभी रिलेशन के, उनकी इम्पोर्टेंस इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की। हमारा जो थर्ड टाइप है, हमारा थर्ड टाइप क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन का हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज एक सेट ए है, हमारा एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, सपोज एक सेट ए है हमारा, एलिमेंट है 1 2 3, एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया गया है। इसमें वो वाले x, y आएंगे, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y वाले, सच दैट अगर हम मोड ऑफ x माइनस वाई करते हैं, मोड ऑफ अगर हम x माइनस वाई करते हैं, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे x एंड y क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए है। देखो x और y की हम कुछ भी वैल्यू ले लें सेट ए में से, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा,
क्योंकि अगर हम x और y की कुछ भी वैल्यू ले लें, एक निगेटिव वैल्यू भी आएगा, मोड है, मॉडुलस क्या करेगा, निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो पॉजिटिव तो होगा ही। और अगर सेम नंबर आ गया, x की भी अगर हम 1 वैल्यू ले लेंगे, y की भी अगर 1 वैल्यू लेंगे तो 0 आएगा। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, यहाँ भी ये जो आर होगा ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हमारा जो थर्ड रिलेशन है ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। सपोज एक सेट ए है हमारा, ठीक है, सपोज एक सेट ए है, हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया ऑन द सेट ए। ठीक है, हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया ऑन द सेट ए। आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब सेट ए का एलिमेंट, जब सेट ए का एलिमेंट सिर्फ, ठीक है, सिर्फ अपने आप से क्या हो, रिलेटेड हो। सेट ए का एलिमेंट रिलेशन में हो, वो भी सिर्फ अपने आप से। मतलब कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने एक सेट ए ले लिया, एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, एलिमेंट है हमारा 1 1 2 2 3 3 और एक 4 4, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे ऑन द सेट ए। देखो सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 रिलेटेड है 1 के साथ, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 4। मतलब सेट ए का एलिमेंट केवल सिर्फ अपने आप से ही रिलेशन में रिलेटेड है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन का क्या एग्जाम्पल है। अगर सपोज एक आर डैश है, आर डैश रिलेशन है, एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, सपोज एक आर डैश रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए, एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4, और एक एलिमेंट है 1 4, और एक एलिमेंट है 2 3। ठीक है, ये है हमारा आर डैश रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि सपोज एक सेट ए है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए क्या होगा, सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल सिर्फ अपने आप से क्या हो, रिलेटेड हो। मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये आर डैश जो रिलेशन आर डैश है ऑन द सेट ए, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और जो आर जो है ये ऑन द सेट ए, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक R1 रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए, एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 3 3। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। R1 भी क्या आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, 1 1 तो है, 2 2 तो है, 3 3 तो है, लेकिन 4 4 नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट सिर्फ अपने आप से क्या हो, रिलेटेड हो, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा कोई अदर किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में बिल्कुल एक थोड़ा सा डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज एक सेट ए हमने ले लिया, एलिमेंट वही हम ले लेते हैं 1 2 3 4, समझने में आसानी होगी, ठीक है। सपोज एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए। सपोज एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में हो, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ केवल अपने आप से रिलेशन हो। वहाँ पे क्या होता था, 1 1 2 2 3 3 4 4 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे क्या है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 आ जाए, उसके बाद कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे हम रोस्टर फॉर्म में सपोज एक रिलेशन आर है ऑन द सेट ए, एलिमेंट है हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4, फिर एक ले लेते हैं 1 2, फिर एक ले लेते हैं 3 4। ये हमारा क्या है, आर रिलेशन ऑन द सेट ए। तो ये क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा एक आ गया 1 2 3 4, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ क्या क्या होना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। सपोज एक आरडेस रिलेशन हम डिफाइन करते हैं ऑन द सेट ए, एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट क्या है, अपने आप से क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। सपोज एक सेट ए है, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, तो हर एक जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, ठीक है। सपोज एक हम R1 रिलेशन डिफाइन करते हैं, एलिमेंट हमारा है 1 1 2 2 3 3 1 4 3 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, R1 रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 1 तो है, 2 2 तो है, 3 3 तो है, 4 4 हमारा नहीं है। अगर 4 4 आ जाता तो ये भी क्या हो जाता, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें समझ आ गया, लेकिन 2 पॉइंट यहाँ पे निकल करके आया है कि द यूनिवर्सल सेट जो यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा, द यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, द यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एवरी यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता ही होता है। क्योंकि देखो, यूनिवर्सल रिलेशन में तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, तो यूनिवर्सल रिलेशन में तो सारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में
उसमें क्या होता है, सिर्फ सेट, सपोज एक सेट ए, तो सेट ए का सारा एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेशन में होगा, तो वहाँ भी रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है, दोनों जो होता है यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, ये दोनों क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। नोट कर सकते हो। हम एक सेट बिल्डर फॉर्म से एग्जांपल समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। सपोज एक सेट एल है, सपोज एक सेट क्या है, एल, और ये एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। सपोज एक सेट एल हमने ले लिया, क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। सपोज हमने एक आर रिलेशन डिफाइन किया है, इसमें वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे L1, L2, ठीक है, सच दैट L1 जो होगा परपेंडिकुलर टू L2 होना चाहिए, जहाँ पे L1 एंड L2 जो है ये बिलोंग्स टू क्या है, सेट L है। L1 L2 क्या है, सेट L का ही है, ठीक है। तो देखो यार, ये क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि एवरी लाइन जो होता है अपने आप का पैरेलल होता ही है, ठीक है। सपोज एक L1 हमने अगर लाइन ले लिया है L1, तो L1 क्या होगा, पैरेलल टू L1 होगा ही होगा। अपने आप का हर एक लाइन अपने आप का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है सेट, ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, बहुत आसान है। सपोज एक रिलेशन आर है, ठीक है, सपोज एक रिलेशन आर है, और इस रिलेशन आर में एक एलिमेंट है ए कोमा बी। सपोज एक रिलेशन आर है और इस रिलेशन आर में ये ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, जो है ये बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, ठीक है। और अगर b कोमा ए भी है इस रिलेशन में, तो हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, हम इस रिलेशन को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक सेट ए ले लिया, ठीक है, रोस्टर फॉर्म से ही हम फिर समझेंगे। एलिमेंट है हमारा वही 1 2 3, ठीक है। सपोज एक रिलेशन R1 डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए, एक R1 रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए। एलिमेंट क्या क्या है, 1 2, 2 3, ठीक है, 1 2, 2 3, 2 1, 2 3, ठीक है। सपोज एक रिलेशन R1 डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ए, एलिमेंट है 1 2, 2 3, 2 1, 2 3। आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एलिमेंट है 1 एंड 2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 2 एंड 1 का भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 2 और 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो सपोज यहाँ पे 3 2 है, ठीक है। 2 एंड 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो 3 2 का भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये जो रिलेशन R1 है ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, ठीक है। और एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं R2 ऑन द सेट ए। हमारा जो है यही ले लेते हैं, ठीक है, 1 2, 2 3, 2 1, 3 2, और एक एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 3, ठीक है। ये हमारा R2 रिलेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है। लेकिन जो एलिमेंट 1 3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है, 3 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सपोज और एक रिलेशन R3 डिफाइन कर देते हैं हम, क्या क्या, 1 1, 2 2, 3 3,
आप देख सकते हो ये क्या R3 आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन द सेट ए। देख सकते हो R3 जो है आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन द सेट ए। लेकिन जो ये आइडेंटिटी रिलेशन R3 जो है ये हमारा सिमेट्रिक भी है। जिस प्रकार रिफ्लेक्सिव भी था, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी था, आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। क्यों होता है, देखो 1,1 है तो इसका अपोजिट यहाँ पे 1,1 भी है। हम सेट चैप्टर में पढ़े थे कि एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में। तो 1 1 2 2 3 3, जैसे कि सपोज एक हमारा सेट ए बी सी है और एक बार हम लिख दे रहे हैं ए बी सी, तो ये हमारा सेट ए बी सी के बराबर ही है, कोई चेंज नहीं है। एलिमेंट अगर क्या होता है, रिपीट होता है सेट में, ठीक है, तो हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। आप रिपीट एलिमेंट्स को कर दो फिर भी सेट्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये 1 1 2 2 3 3 क्या आइडेंटिटी रिलेशन भी है ऑन द सेट ए और हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है ऑन द सेट ए। और हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी इस एग्जाम्पल को लिया था कि ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट निकल करके आया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ऑन अ एम्प्टी सेट वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक भी होता है आइडेंटिटी रिलेशन। उसी प्रकार यूनिवर्सल रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे हमारा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। क्या हम सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हैं? सिर्फ आप इससे समझ लो कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और अगर बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होता है तो हम बोलते हैं ये जो रिलेशन आर है ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। क्लियर है? अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जाम्पल समझेंगे। ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में समझा, ठीक है। सपोज एक सेट L हमने ले लिया और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस है। क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ये हमने एक सेट ले लिया L, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। सपोज एक R1 रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है, इसमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें वो वाले L1, L2 आएंगे सच दैट L1 जो होगा पैरेलल होगा L2 का, जहाँ पे L1 एंड L2 क्या है, बिलोंग्स टू L है, सेट ऑफ लाइंस है। क्लियर है? तो आप देख सकते हो यार, अगर सपोज L1 पैरेलल है L2 का, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, ये दोनों पैरेलल है, तो L2 भी तो पैरेलल है L1 का। अगर L1 पैरेलल होगा L2 का तो हमारा L2 लाइन भी तो है पैरेलल L1 का, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी एग्जाम्पल था, ठीक है, कि क्योंकि हर एक लाइन अपने आप का भी पैरेलल होता है, ठीक है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक रिलेशन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। सपोज और एक रिलेशन हम ले लेते हैं R2, इसमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे L1, L2 आएंगे। क्या, L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा, जहाँ पे L1 एंड L2 क्या है, बिलोंग्स टू सेट L है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर L1 लाइन परपेंडिकुलर होगा L2 की, तो इसका मतलब L2 भी है परपेंडिकुलर L1 की, बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन ये एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि
जो लाइन होता है यार वो अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है, अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नहीं है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है पैरेलल वाला, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी एग्जाम्पल है और सिमेट्रिक रिलेशन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर है। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सपोज एक रिलेशन R3 डिफाइन कर दिया गया है, इसमें वो वाले x, y ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट x डिवाइड्स y होगा, x डिवाइड्स y होगा, जहाँ पे x एंड y जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। x और y क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज हमने एक ले लेते हैं, सपोज एक नेचुरल नंबर हमने 2 ले लिया, एक नेचुरल नंबर हमने 4 ले लिया, ठीक है, क्या होगा, x डिवाइड्स y होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो 2 डिवाइड्स 4, बट 4 जो है 2 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चाहिए था, अगर 2 डिवाइड्स 4 होगा तो 4 डिवाइड्स 2 होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आप पॉइंट फिर से आप नोट कर सकते हो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो द यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन जो है, और हमारा जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन जो है ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर कोई यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन किया गया है तो वो क्या होता है, आर सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं। हमारा ये लास्ट टाइप है, क्या है, लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन है, सॉरी और एक रिलेशन है, ये 5/6 हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, सपोज एक रिलेशन आर है, सपोज एक रिलेशन आर है और इस रिलेशन आर में a, b भी है और b, c भी, आप देख सकते हो a, b भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, b, c भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है। तो अगर a, c भी हो जाए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन आर है पहले से, b, c भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है पहले से, और अगर a, c भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक सेट A हमने ले लिया 1 2 3, सेट पहले तो रोस्टर फॉर्म में हम समझते हैं। सपोज एक रिलेशन R1 है, 1 2 2 1 1 1, ये हमारा रिलेशन R1 है, ये हमारा क्या है, रिलेशन R1 है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 2 2 1 1 1, क्लियरली देख सकते हो कि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 2 है, 2 1 भी है, 1 1 है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ऑन द सेट ए। सपोज एक R2 रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, आप देख सकते हो ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है ऑन द सेट ए,
और आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ये ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, हमने एक सेट L ले लिया, क्या है, फिर से वही सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। सपोज एक R1 रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन द सेट L, इसमें वो वाले L1, L2 आएंगे सच दैट L1 क्या होगा, परपेंडिकुलर टू L2 होगा। जहाँ पे L1 L2 क्या है, बिलोंग्स टू सेट L है। ठीक है, L1 क्या है, पैरेलल टू L2 है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक लाइन ले लिया L1 और एक लाइन ले लिया L2 और एक लाइन ले लिया L3। ठीक है, ये है बिलोंग्स टू सेट L, 3 लाइन हमने ले लिया। ठीक है, तो L1 L2 L3 बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन L है, सपोज R1 है। ठीक है, या फिर बिलोंग्स टू L है। ठीक है, तो L1 L2 को सपोज, तो शुरू में सपोज L1 जो है, शुरू में L1 हम ले लेते हैं कि फर्स्ट में L1 एंड L2 जो है बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है, एंड L2 एंड L3 जो है बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 ऑर्डर पेयर लेना होगा। ठीक है, तो L1 एंड L2 जो है बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है, हमने मान लिया, और L2 एंड L3 जो है बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है। अगर बिलोंग्स टू रिलेशन R1 होगा तो L1 पर पैरेलल होना चाहिए L2 के यहाँ से, और यहाँ पे L2 पैरेलल होना चाहिए L3 के। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं L1 पैरेलल होगा L3 के, L1 भी क्या होगा, पैरेलल होगा L3 का। और अगर L1 पैरेलल L3 का होगा तो L1, L3 क्या होगा, बिलोंग्स टू R1 होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन R1 है ये हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सपोज एक रिलेशन R2 है, इसमें वो वाले L1, L2 आएंगे सच दैट L1 जो होगा परपेंडिकुलर टू L2 होगा, और L1 एंड L2 जो है ये बिलोंग्स टू सेट L है। यहाँ पे पैरेलल हमने लिया था, यहाँ परपेंडिकुलर हमने लिया है। देखते हैं, सपोज मान लेते हैं कि L1, L2 जो है बिलोंग्स टू R2 है, एंड L2, L3 जो है बिलोंग्स टू R2 है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 ऑर्डर पेयर लेना होगा। अगर ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R2 है तो यहाँ से L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा, और यहाँ से L2 परपेंडिकुलर टू L3 होगा। आप देख सकते हो जब L1, सपोज ये हमारा लाइन L1 है, ये परपेंडिकुलर टू लाइन L2 है, और L2 जो है परपेंडिकुलर टू L3 है। सपोज ये लाइन हमारा L3 है, तो ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, ये हमारा L1 है, ये बड़ा वाला लाइन L2 है, और L2 जो है परपेंडिकुलर टू L3 है, ये हमारा लाइन L3 है। तो L1 L3 में क्या रिलेशन है, L1 L3 हमारा पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ से। और यहाँ पे पैरेलल वाले में क्या था कि L1 पैरेलल था हमारा L2 का, L2 पैरेलल है L3 का, तो जाहिर सी बात है L1 भी पैरेलल होगा L3 का, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन, और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने क्या नोट करवाया था कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या, सबसे बड़ा रिलेशन, वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये हमारा क्लास 12 का रिलेशंस चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आज हम इस वीडियो में जितने टाइप्स के रिलेशन को डिस्कस किए हैं, इन सारे से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है।